हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूं, उसके एनालिसिस के साथ हूं। और ये सीरीज़ हम लोग का चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण के साथ हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इससे पता चलता है कि आप बीपीएससी में पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चन पूछने का, और दूसरी बात है बीपीएससी में नेचर है क्वेश्चन रिपीट होने का। तो जो प्रश्न यहाँ से रिपीट होंगे उसमें एक्यूरेसी का चांस आपका बढ़ जाएगा। इसके लिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और ये अपने फ्रेंडों से भी शेयर ज़रूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न है, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का 205वां प्रश्न है ये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे लाला लाजपत राय जो थे ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो थे यह एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय, आपको पता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना आपको मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी यानी बोल्शेविक द्वारा किया गया था। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। इन्होंने ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। एम.एन. रॉय, ध्यान रखेंगे, अर्थात एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ध्यान रखेंगे, यह अधिनियम पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पदों का सृजन हुआ, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ध्यान रखेंगे, तो यह रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ आंदोलन चल रहे थे। इसी के विरोध में आपको पता है 6 अप्रैल 1919, कब? 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया गया। और यहीं पे जालियांवाला बाग जो है, जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार किए, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चलिए अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब आपको होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, कब किया गया? सन 1919 में। ध्यान रखेंगे, सन 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे?
जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो आपको पता है, यह एक नेता थे जिनका नाम था किचलू और सत्यपाल। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके फलस्वरूप, और यह प्रदर्शन 13 अप्रैल 1919 को हो रहा था, जिसमें जनरल डायर, लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। नेक्स्ट प्रश्न है जी आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इन्होंने यह उपाधि त्यागी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने गोली मार दी? तो ध्यान रखेंगे, ये उधम सिंह थे जिन्होंने 1940 में ये उधम सिंह क्रांतिकारी, ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें पंजाब का गवर्नर सर माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या इन्होंने लंदन में जाकर की। किसने की? उधम सिंह ने की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 2019 तो जालियांवाला बाग से देखेंगे यहाँ प्रश्न का नेचर क्या है और कैसे प्रश्न किस सेक्शन से रिपीट हो रहे हैं, अर्थात जालियांवाला बाग से काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ कब हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा और उनके सिपाहियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियों चला करके नरसंहार किया गया। कब किया गया? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? तो ध्यान रखेंगे, ये जनरल डायर को उधम सिंह जो थे, ये लंदन में जा कर के जनरल डायर की इन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ? ये इस तरह के नज़र से देखने वाले महात्मा गांधी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ? तो ध्यान रखेंगे, 1920 की खिलाफत कमेटी सभा जो थी, ये इलाहाबाद में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज कराने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो यह प्रदेश जो था वह बिहार था, ठीक है, बिहार था, ध्यान रखेंगे। यह प्रदेश कौन सा था? बिहार था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया? तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात ये बी ऑप्शन होगा। इसके वजह से खिलाफत आंदोलन का विरोध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई, जिसके फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो आप ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल संस्कृतायन, ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है और देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, अर्थात ये छपरा जो है बिहार से संबंधित है, ये छपरा में राहुल संस्कृतायन आंदोलन में सक्रिय रहे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? हिमालय जैसी भूल बताई ये चौरा चौरी घटना के बाद। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन कुछ परिस्थितिवश चौरा चौरी यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले ज़िले में चौरा चौरी में 4 फरवरी 1922 में आंदोलनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप कहा जाता है यहाँ पे 23 पुलिसकर्मी मारे गए और उसके फलस्वरूप यह असहयोग आंदोलन की असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने विराम लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे रह गए थे? 20 दिन ही बचे रह गए तो ध्यान रखेंगे ये व्यक्ति जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने एग्ज़ाम पटना कॉलेज छोड़ दिया जब इनकी एग्ज़ाम होने वाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की थी। खिलाफत आंदोलन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यही थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रदान किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह आपको ध्यान है ये केरल के राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 का यह केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो आपको पता है असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे इनका चौरा चौरी यानी उत्तर प्रदेश का चौरा चौरी कांड था, जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड सिन्हा ध्यान रखेंगे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने 1921 में यहाँ से त्यागपत्र दे दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या था जी? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया तो भारतीय नवयुवकों में एक क्रांतिकारी रोष पैदा हुआ, जिसकी पुनरावृत्ति इन्होंने 1923-28 ईस्वी में की। इसके पीछे रीजन क्या था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना हुई, ये किसकी असफलता के बाद हुई? तो ये असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया, इसके फलस्वरूप स्वराज दल की स्थापना की गई। स्वराज दल की स्थापना किसने की? ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो आपको पता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में, कहा जाता है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलिए, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ध्यान रखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन का जब स्थगन हो गया तब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास ने इस 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने यह कथन कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन भारत आया था। रिक्त स्थानों को भरे। प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो ध्यान रखेंगे, ये नेहरू रिपोर्ट जो था, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न पूछा जा रहा है लाहौर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया और ये किस वर्ष हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे, ये 1919 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ, इसी में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ध्यान रखेंगे, और इसी में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा इसी के वजह से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो यह 26 जनवरी था।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका जो था ये उठाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ध्यान रखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो ये उठाने वाले कौन थे? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले ये 1921 में ये मौलाना हसरत मोहानी थे। ध्यान रखेंगे वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने किया और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस पक्ष में नहीं थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? ये 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 22 मार्च 1923 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया और इसी में आपको पता है कि साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के द्वारा इन्होंने साबरमती आश्रम से कूच किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। कब किया? 22 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? किस कर के विरोध के साथ कहा जाता है सरकार का इन्होंने विरोध किया? तो आप ध्यान रखेंगे यह चौकीदारी कर भी था। चौकीदारी कर के विरोध में सरकार का विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन चली? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? यानी 24 दिनों तक। आपको पता है ये 12 मार्च 1923 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी पहुँचे, अर्थात ये बीच का इंटरवल जो था ये 24 दिनों का था। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 के खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ़ार खान ने संगठित किया था। बेगूसराय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसके? रचनात्मक कार्यों पर गांधी जी ने ध्यान दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली जो थे ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बाकी के 3 जो थे ये नहीं भाग लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? ये देखिए 2011 में और फिर 2000 में पूछा गया प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको पता है गांधी इरविन समझौता जो था यह 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ध्यान रखेंगे, यह गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1923 से 13 नवंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ और यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया। देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर एक होगा। आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब ये आयोजित किया गया लंदन में, तो जिसमें भारतीय उदारवादी दल में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग अर्थात कांग्रेस इस सम्मेलन में नहीं थी। किस में नहीं थी? तीसरे में नहीं थी और पहले में नहीं थी। आप ध्यान रखेंगे, तीसरे और पहले में, अर्थात इसका आंसर होगा ई आंसर पे जाएंगे आप, ई आंसर पे जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर यह असफल रहा। ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ये लंदन से लौट गए थे। लंदन से इन्होंने खाली हाथ इनको लौटना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है जी, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप ध्यान रखेंगे, ये तेज बहादुर सप्रू जो थे, गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है जी, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक पंच अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये सीटें क्रमशः 71 और 147 थी। 71 और 147 सीटें दलित वर्ग के लिए दी गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। दलित वर्ग को क्या देना था जी? प्रतिनिधित्व देना था। नहीं, और ये पूना समझौता आपको पता है, ये 24 दिसंबर 1932 को ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये 1900, आपको ध्यान रखेंगे, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के वक्तव्य दिए थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो यह कारण जो था, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसके
परिणाम स्वरूप बिहार की चुनी हुई सरकार ये इस्तीफा दे दी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ध्यान रखेंगे ये बिहार किसान सभा से स्वामी श्रद्धानंद भी जुड़े थे और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने और उन्हें संवादित करने का कार्य करजानंद स्वामी, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने किया। अर्थात इस सभा से जुड़े हुए स्वामी सहजानंद भी थे, करजानंद स्वामी भी थे, राहुल संस्कृतायन भी थे और यदुनंदन शर्मा थे। ध्यान रखेंगे ये 2018 का प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न के नेचर के हिसाब से आप ई ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 ईस्वी में ये पटना में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे कहाँ किया गया था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल कर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ध्यान रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष गठन हुआ, उसकी प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ये लखनऊ में हुआ। कब हुआ था जी? 1936 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने कब किया? तो ध्यान रखेंगे उनकी मृत्यु के ठीक पहले किसान सभा का ये स्वामी सहजानंद ने गठन किया। अर्थात 1936 में किया गया और वर्ष 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन पहले ही इन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना जो है NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। ध्यान रखेंगे कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? क्रांतिकारी चरण का समय जो था ये 1936 से 1939 तक रहा। 1936 से 1939 तक का समय रहा। ध्यान रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुई? तो आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक को पटना में 1934 में ही हुई। ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण आपको पता है ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में। ध्यान रखेंगे कब हुआ था जी? अक्टूबर 1934 में पटना में किया गया था और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे
किस पार्टी से जुड़े थे, तो आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1934 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, ध्यान रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण ये लोकनायक के नाम से, ध्यान रखेंगे, लोकनायक इनका उपनाम था और यह लोकनायक के नाम से इनको पहचाना गया। नेक्स्ट प्रश्न रिपीट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना गया? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना गया, ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को, अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रांतीय कांग्रेस का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का गठन, प्रांतीय सरकारों का गठन, ध्यान रखेंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन जो था ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतीय सरकारों का गठन कब किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था देसी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार, ये डी ऑप्शन था, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया, ध्यान रखेंगे, 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट जो था ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था, रहमत अली के द्वारा ये पैम्पलेट लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखेंगे यह आंदोलन का नेतृत्व जो था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए इस प्रश्न का, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। बाकी के प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 60 से 70 प्रश्न और मॉडर्न हिस्ट्री के रह गए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपकी तैयारी में, अगर आप अपना तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत भरपूर लाभ होगा। आप इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के नेचर को समझें
और उसी के हिसाब से उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।